हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में। इस क्लास में हम राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए राजस्थान जीके के मॉडल पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, जो कि आज 11वें नंबर का है। इससे पहले हमने 10 क्लासेस ले ली हैं। जिन भी साथियों ने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी है, वो अवश्य वो क्लासेस देख लें, जिससे आपके जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद हो सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है नुमिस्मेटिक्स। ठीक है, सिक्कों के अध्ययन को नुमिस्मेटिक्स कहा जाता है। पैलिएंटोलॉजी पैलिएंटोलॉजी कहा जाता है जीवाश्मों के अध्ययन को, जीवाश्मों का अध्ययन। ठीक है, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पैलिएंटोलॉजी कहा जाता है। अब आता है पैलियोलॉजी। पैलियोलॉजी जो होता है लिपियों के अध्ययन को, अपनी जो लिपि हैं उनके अध्ययन को, लिपियों के अध्ययन को कहा जाता है पैलियोलॉजी। एक है एपिग्राफी। एपिग्राफी कहा जाता है अभिलेख, या अपने जितने भी शिलालेख हैं इनके अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है, और सिक्कों के अध्ययन को नुमिस्मेटिक्स कहा जाता है। समझ में आ गए होंगे आपको। बढ़िया, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के इतिहास का जनक किसको कहा जाता है? तो राजस्थान के इतिहास का जनक कहा है कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहा जाता है। देखिए, अब कर्नल जेम्स टॉड के बारे में दो तीन बातें हैं इंपॉर्टेंट, जो मेरे को लगता है कि आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो देख लेते हैं। पहला है कि इनको घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, घोड़े वाले बाबा। ठीक। सेकंड है ये मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे, पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है, तो मेवाड़ क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट थे, घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। कल्लड़ ने राजतरंगिणी जो पुस्तक है वो लिखी थी। राजतरंगिणी के अंदर क्या है? कश्मीर का इतिहास है, कश्मीर का इतिहास। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्लड़ है। हेरोडोटस, हेरोडोटस है जो इतिहास के जनक। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस कौन है? इतिहास के जनक है। और भारतीय इतिहास के जनक कौन है? भारतीय इतिहास के जनक है वेद व्यास जी। ठीक है, वेद व्यास जी कौन है? भारतीय इतिहास के जनक है। टोटल इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस हो गए। कल्लड़ कौन है? राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक जिसमें कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है। और कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान के इतिहास के जनक है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है मुनौत नैन्सी को। मुनौत नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। इनकी एक विग्रह है, वो है मारवाड़ी परगनारी विगत। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि मारवाड़ी परगनारी विगत किसकी है, किसकी कृति है? तो मुनौत नैन्सी की कृति है। बाणभट्ट ने लिखी है हर्षचरित। हर्षचरित किसने लिखी है? बाणभट्ट ने लिखी है। ठीक है, कालिदास ने अभिनव भट्टाचार्य। ठीक है, और जसवंत सिंह तो कुछ शासक थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मुनौत नैन्सी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान राज्य की स्थापना 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक हुए थे हम 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, और इसके हमने 15 अनुच्छेद इसी दिन लागू कर दिए थे। ठीक है, तो ये तीनों डेट हैं जो आपकी कवर हो गई। 26 नवंबर 1949 संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 गणतंत्र हुए और इसी दिन संपूर्ण संविधान लागू हुआ, और 30 मार्च 1949 को हमारा
राजस्थान राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? तो सबसे राजस्थान का सबसे प्राचीन जो अभिलेख है वो है बडली का अभिलेख। बडली का अभिलेख कहाँ मिला है? तो ये मिला है अजमेर के अंदर। ठीक है, बडली का अभिलेख कहाँ है? अजमेर के अंदर है। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख है। कटियाला अभिलेख जोधपुर के अंदर है। कटियाला अभिलेख कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। बिजोली अभिलेख भीलवाड़ा के अंदर है। और मानमोरी अभिलेख चित्तौड़ के अंदर है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है मानमोरी अभिलेख। तो आपका आंसर क्या हो गया? बडली का अभिलेख जो है राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा कौन सी प्रशस्ति में लिखा हुआ है? अच्छा, सबसे बड़ा अभिलेख कौन सी प्रशस्ति में लिखा हुआ है? तो विश्व का सबसे बड़ा अभिलेख है वो राज प्रशस्ति के अंदर लिखा हुआ है। अब राज प्रशस्ति के बारे में जान लेते हैं कि राज प्रशस्ति 1676 ईस्वी में राजसमंद झील के निकट नौचौकी की पाल है, एक नौचौकी की पाल पर राज सिंह के द्वारा लिखवाई गई थी। ठीक है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक या रचयिता है रणछोड़ भट्ट। ठीक है, रणछोड़ भट्ट इसके लेखक या रचयिता हो गए। प्रशस्ति 1676 में कृतिक की गई थी, यानी बनाई गई थी या लिखी गई थी, और राजसमंद झील के समीप नौचौकी की पाल पर है। राज सिंह के समय की ये बात है। ठीक है, समझ में आ गई होगी। अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है जूनागढ़ प्रशस्ति। जूनागढ़ प्रशस्ति के बारे में जान लेते हैं कि जूनागढ़ प्रशस्ति कहाँ है। तो जूनागढ़ जो प्रशस्ति है वो बीकानेर के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे राव बीका से लेकर राज सिंह तक के शासकों का शासनकाल इस पे लिखा गया है। इसकी जो लेखक है यानी कि इसके रचयिता है वो रचयिता है जैन मुनि जैता जी। जैन मुनि जैता इसके रचयिता हो गए। ठीक है, तो जूनागढ़ प्रशस्ति कहाँ है? बीकानेर के अंदर राव बीका से लेकर राज सिंह तक के शासकों के शासनकाल को बताया गया है। और लेखक कौन है इनके? जैन मुनि जैता जी। दूसरी दे रखी है आपके ऑप्शन कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ के बारे में देख लेते हैं। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ के अंदर है। ठीक है, ये मेवाड़ के जो राजा थे उनकी वंशावली के बारे में बताता है, मेवाड़ की वंशावली। ठीक है, और इसके जो रचयिता है यानी कि लेखक है वो रचयिता है महेश भट्ट। ठीक है, और ये किसने लिखवाई थी? कुंभा के शासनकाल के समय की है। ठीक, तो कुंभा के शासनकाल के समय की है। कीर्ति स्तंभ के लेखक कौन है? महेश भट्ट है। साथ ही कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है और इस पे मेवाड़ की वंशावली है। ठीक है, एक ऑप्शन दे रखा है आपको रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर प्रशस्ति के बारे में जान लेते हैं। रणकपुर प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति पाली के अंदर है। ये जो प्रशस्ति है ये चौमुखा मंदिर है उस पर उत्कीर्ण है। ठीक है, ये कुंभा के समय में सेठ धरणक शाह थे, उन्होंने इसका धरणक शाह इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। इसके जो शिल्पकार है यानी कि इसकी जो रचयिता है वो है दीपाक। कौन है? दीपाक है। तो इसी के साथ हमारी ये जो चारों प्रशस्ति है वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यज्ञ वेदी का चिन्ह किस सिक्कों पर पाया जाता है? तो यज्ञ वेदी का जो चिन्ह है वो पाया जाता है
गुर्जर प्रतिहार के सिक्कों पर। किन पर? गुर्जर प्रतिहार के सिक्कों पर यंग वेदी का चिन्ह पाया जाता है। मदनशाही सिक्का झालावाड़ का है। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन दे रखा है आपको वराह सिक्के। ये जो सिक्के चलाए गए थे, ये सिक्के गुर्जर प्रतिहार के द्वारा चलाए गए सिक्के थे, वराह सिक्के। और सिक्का एलची है जो मुगलों द्वारा चलाए गए सिक्के थे। मुगलों द्वारा चलाए गए सिक्के कौन से थे? सिक्का एलची थे। मदनशाही सिक्के झालावाड़ के सिक्के हैं। वराह सिक्के गुर्जर प्रतिहार के द्वारा चलाए गए थे। यज्ञ वेदी के सिक्का चिन्ह किन के सिक्कों पर थे? तो ये था गुर्जर प्रतिहार के सिक्कों पर था। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ था? तो मौर्य के काल में हुआ था। मौर्यों के काल में राजस्थान में बौद्ध धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका मंदिर का निर्माण करवाया था बप्पा रावल ने। ठीक है, कुंभा ने अचलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। अचलेश्वर महादेव को मंदिर का निर्माण किसने? कुंभा ने। और एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था बप्पा रावल ने। अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख दरबारी कवि कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख दरबारी कवि था अमीर खुसरो। इसमें देख लेते हैं हम अब ऑप्शन में गोरा बादल जो थे रतन सिंह के वो थे सैनिक थे। रतन सिंह के सैनिक थे गोरा बादल। ठीक है, और रतन सिंह खुद ही शासक थे मेवाड़ के। ठीक है, रतन सिंह को पद्मावती की जानकारी देने वाले तोते का नाम क्या था? ये था हीरामणि तोता। ठीक है, ये कहाँ से आया? श्रीलंका। जो रानी पद्मावती थी, ये सिंगल द्वीप जिसको वर्तमान में श्रीलंका कहा जाता है, द्वीप की राजकुमारी थी। ठीक है, तो हीरामणि तोता इसका नाम है। किस राजा को राजस्थान का भीष्म कहा जाता है? तो रावचूड़ा को राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। ठीक है, रावचूड़ा को राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। गागरोन का युद्ध कौन सी ईस्वी में लड़ा गया था? तो गागरोन का युद्ध 1519 की ईस्वी में लड़ा गया था। हमने कल भी डिस्कस किया था 1518 में, 1527 में कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे। ये सब कल वाली क्लास में भी डिस्कस किए गए थे। आज भी मैं बता देता हूँ। 1518 में खातौली का युद्ध लड़ा गया था। खातौली का युद्ध। 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। 1519 में गागरोन का, और एक और युद्ध था बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का युद्ध ये 1519 में लड़े गए थे। ठीक है, समझ में आ गए। और 1509 में क्या हुआ था? 1509 में राणा सांगा का राज्यारोहण हुआ था। सांगा का राज्यारोहण। 1509 में राणा सांगा का राज्यारोहण हुआ था। 1518 में खातौली का युद्ध हुआ था। 1519 में बांडी का और गागरोन का युद्ध हुआ था। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कवि किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का कवि कहा जाता है दादू दयाल जी को। ठीक है, दादू दयाल जी को राजस्थान का कवि कहा जाता है। अमीर खुसरो किसके टाइम था? तो ये था अलाउद्दीन के टाइम। ठीक है, अबुल फजल किसके टाइम था? अबुल फजल था अकबर के समय। ठीक है, ये 2 पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। बड़े अगले प्रश्न की ओर। इन्हें अमीर खुसरो को तोताए हिंद भी बोला जाता है। तोताए हिंद एक एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लीजिएगा। तोताए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस लोक नृत्य को राई नृत्य के रूप में भी जाना जाता है? ये क्वेश्चन एक दिन और हमने क्लास में लिया था, आज मैं रिपीट इसलिए करवाया है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो राई नृत्य वो गवरी नृत्य को ही राई नृत्य कहा जाता है। तेरह ताली नृत्य कहाँ होता है? रामदेव जी के स्थान पर होता है। कौन करता है? कामड़ जाति की महिलाएं करती है। ठीक है, ये कई बार अभी सर पटवारी के एग्जाम में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। तेरह ताली नृत्य का कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर। किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ है?
तो ये देवनारायण जी की फंड है, एकमात्र फंड जिस पर अभी डाक टिकट जारी हुआ था। ठीक है। निम्न में से चौहानों की कुलदेवी, चौहानों की कुलदेवी है जीर्ण माता। ठीक है। जीर्ण माता का मंदिर कहाँ है? रेवासा, सीकर के अंदर है। कैला देवी का मंदिर कहाँ है? करौली के अंदर है। शीला देवी का मंदिर कहाँ है? ये मंदिर है आमेर, कहाँ है? आमेर के अंदर। शीला देवी का मंदिर कहाँ है? आमेर के अंदर है। एक शीतला माता है, इनका मंदिर है अपने चाकसू के अंदर। ठीक है। चाकसू के अंदर शीतला माता का मंदिर है, और शीला माता का मंदिर कहाँ है? यह है आमेर के अंदर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ये। एक रह गए हमारे आई माता। आई माता का कहाँ है? बिलाड़ा, जोधपुर के अंदर। बिलाड़ा जोधपुर के अंदर आई माता का मंदिर है। इस मंदिर में कहा जाता है गुर्जर जाति के जो लोग हैं वो अंदर एंट्री नहीं कर सकते। अगर गुर्जर जाति के जो लोग इनके मंदिर के पहली सीढ़ी पर भी चढ़ते हैं तो वहाँ की जो लो जो जल रही है, यानी कि जो अखंड ज्योति है, वो बहुत जोर जोर से जलने लग जाती है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो नरोत्तम लाल जोशी। प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। और उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष थे लाल सिंह सक्तावत। गुरुमुख निहाल सिंह कौन थे? राज्यपाल थे। ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बगड़ी, मोरखन, मोखड़ी किस अंग के आभूषण है? ये आभूषण है आपकी कलाई के। किसके आभूषण है? कलाई के आभूषण है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का गौरव किस जिले को कहा जाता है? राजस्थान गौरव कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को। और चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है इसको भी राजस्थान का गौरव कहा जाता है। ठीक है, दुर्ग को। अगला प्रश्न है, प्रथम पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय कहाँ स्थित है? यह है बीकानेर के अंदर। कहाँ स्थित है? बीकानेर के अंदर स्थित है। तो प्रथम पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय कहाँ स्थित है? बीकानेर के अंदर स्थित है। अब कुछ एक दो इम्पोर्टेंट महाविद्यालय उनके बारे में जान लेते हैं। तो प्रथम आयुर्वेद महाविद्यालय, तो ये था जोधपुर के अंदर। ठीक है। दूसरा है प्रथम खुला विश्वविद्यालय, तो ये VMOU कोटा, यानी कि जो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय जो है वो कोटा के अंदर प्रथम खुला विश्वविद्यालय था। ठीक है। अगला प्रश्न है, सांबर झील कहाँ स्थित है? सांबर झील जयपुर के अंदर, जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है सांबर झील। ठीक है। यहाँ से नमक निकलता है। ठीक। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। दशहरे के अवसर पर पहनी जाने वाली पगड़ी को क्या कहा जाता है? तो ये पगड़ी होती है मदील की पगड़ी। लहरिया की पगड़ी, लहरिया की जो साड़ी है वो पहनी जाती है अपने तीज के अवसर पर। यह क्वेश्चन अभी पटवारी के एग्जाम में भी देखने को मिला था। और मदील की पगड़ी दशहरे के अवसर पर पहनी जाने वाली पगड़ी होती है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए भी क्या चाहिए? 35 वर्ष चाहिए। लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों के लिए 25 वर्ष। लोकसभा या विधानसभा के लिए 25 वर्ष। राज्यसभा या विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। और 18 वर्ष आपकी वोट देने की उम्र है ही। ठीक है। अगला प्रश्न है, कैला देवी का मेला कब बढ़ता है? तो कैला देवी का मेला बढ़ता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को करौली के अंदर। चैत्र शुक्ल अष्टमी को करौली के अंदर कैला देवी का मेला पड़ता है। ठीक है। तो ये तो आज के हमारे क्वेश्चंस हो गए। अब हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के टॉपिक्स ले लेते हैं। ठीक है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में आज हम देख लेते हैं कि जो संभाग के हिसाब से अपने मेले जो लगते हैं, जैसे कि जयपुर संभाग में कौन कौन से मेले लगते हैं, भरतपुर संभाग में कौन कौन से मेले लगते हैं, बाकी और जो संभाग है उनमें कौन कौन से मेले
कब कब और कहाँ लगते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जयपुर संभाग में मेले। ठीक है, तो पहला मेला है आपका छोटी तीज। छोटी तीज का मेला ये जयपुर में लगता है और ये कब लगता है? ये लगता है श्रावण शुक्ल तृतीया को। ठीक है, श्रावण शुक्ल तृतीया को लगता है छोटी तीज का जयपुर के अंदर। ठीक है, दूसरा है शीतला माता का मेला। तो शीतला माता का मेला लगता है आपके चाकसू के अंदर। शीतला माता का मंदिर कहाँ है? सील की डूंगरी पर है। सील की डूंगरी, ठीक है, सील की डूंगरी पर है जो शीतला माता का मंदिर स्थित है। थर्ड है बाणगंगा मेला। ये लगता है बैराट के अंदर। ठीक है, बाणगंगा मेला कहाँ लगता है? बैराट के अंदर लगता है। फोर्थ नंबर है रानी सती मेला। ये रानी सती का मेला कहाँ लगता है? झुंझुनू के अंदर लगता है। ठीक है, फिफ्थ है जीण माता का मेला। जीण माता का मेला सीकर के अंदर लगता है। सिक्स है खाटू श्याम जी का मेला। तो खाटू श्याम जी का मेला भी कहाँ लगता है? सीकर के अंदर लगता है। ठीक है, ये हो गए आपके 6 मेले जो कि जयपुर संभाग में लगते हैं। अब हम देख लेते हैं दूसरा है भरतपुर संभाग। ठीक है, भरतपुर संभाग। तो भरतपुर संभाग का पहला मेला है गणेश मेला जो कि कहाँ लगता है? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर। ठीक है, दूसरा है सिवाड़ का। सिवाड़ मेला भी कहाँ लगता है? सवाई माधोपुर के अंदर ही लगता है। तीसरा है कैला देवी। ये कहाँ लगता है? करौली के अंदर लगता है। ठीक है, चौथा है महावीर जी। ये भी कहाँ लगता है? करौली के अंदर लगता है। महावीर जी का मेला कब लगता है? कहाँ लगता है? करौली के अंदर लगता है। तो ये भरतपुर संभाग के 4 महत्वपूर्ण मेले हैं जो कि लगते हैं। ठीक है, ये हमारे 2 टॉपिक ही आज हम मतलब टॉपिक एक है और 2 संभागों का ही डिस्कस करेंगे। फिर अगला हमारा संविधान के टॉपिक है जो हमने कल की क्लास में नहीं लिया था। आज लेंगे हम ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत के कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले मैं बता दूं ग्राम पंचायत या पंचायत जो है संविधान की अनुसूची नंबर 11 के अंदर है। ठीक है, और इसमें विषय कितने हैं? तो विषय हैं इसके अंदर 29 विषय हैं। 73वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसे जोड़ा गया था। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं वो। ठीक है, पहला है, एक मिनट, हाँ, तो पहला जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 243। तो 243 में क्या है? आपको पंचायती राज की परिभाषा दी हुई है। क्या दी हुई है? परिभाषा दी हुई है। दूसरा है 243 ए। 243 ए में क्या दे रखा है आपको? ग्राम सभा। कई बार क्वेश्चन क्या है सीधा सीधा पूछा जाता है कि किस संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम सभा का विवरण है? तो अनुच्छेद 243 ए के अंदर है। ठीक है, 243 बी ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन कब है? 243 बी के अंदर है। 243 सी के अंदर क्या दे रखा है? पंचायतों का या पंचायतों की संरचना। ठीक है, इनको अभी हम याद करेंगे अपनी अपनी एक ट्रिक बनाकर। 243 डी के अंदर क्या दे रखा है? स्थानों का आरक्षण की। ठीक है, स्थानों का आरक्षण दे रखा है। अब पंचायत बनेगी तो 243 ई के अंदर क्या है? पंचायत की समय अवधि।
243 F में क्या है, जब पंचायत की समय अवधि आएगी तो सदस्य की योग्य है कि नहीं है, तो सदस्यों की अयोग्यता। ठीक है, ये हो गया इंपॉर्टेंट। 243I देख लेते हैं। जो वित्त है, वित्त आयोग है, 243I के अंदर आता है। ठीक है, 243I के अंदर कौन सा आता है, वित्त आयोग आता है। यही आपके मेन मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण भाग है जिनके क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या है, 243 अनुच्छेद 243 में क्या दे रखी है, परिभाषा। तो कोई भी चीज़ होती है या कोई भी शब्द है, उसके सबसे पहले उसके बारे में हम जानते हैं कि उसकी परिभाषा क्या है। 243A में क्या है, ग्राम सभा दे रखी है। 243B में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। तो सभा आएगी पहले, फिर उसकी पंचायतों का गठन कब होगा, कैसे होगा, उसके बारे में डिस्कशन कब है, 243 किस अनुच्छेद में, 243B में। 243C में ये देखेंगे कि पंचायतों की संरचना, यानी कि पंचायत कैसे बनेगी, तो उसकी संरचना 243C के अंदर है। 243D में क्या है, स्थानों का आरक्षण, यानी कि कौन से वार्ड से किस को, मतलब कौन सी कैटेगरी का, यानी कि SC की पोस्ट आएगी, ST की आएगी, या ये जनरल की है, या OBC कैंडिडेट्स की है। ठीक है, OBC की तो खैर होती भी नहीं है सर, SC ST और महिला की और जनरल की रहती है। ठीक है, तो स्थानों का आरक्षण रहता है। 243C के अंदर क्या है, पंचायत की समय अवधि क्या रहेगी, यानी कार्यकाल क्या रहेगा, 5 साल का कार्यकाल रहता है मिनिमम। तो 243E के अंदर है। 243F के अंदर क्या है, सदस्यों की योग्य है या नहीं है, तो सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित जो विवरण है 243F के अंदर है। और 243I पंचायतों के लिए जो वित्त आयोग है उसका विवरण किसमें मिलेगा, 243I के अंदर मिलेगा। तो इसी के साथ में आज संविधान के हमारी ये जो एक छोटा सा टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। राज्य मतलब अपने राजस्थान में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे देखने को मिलते हैं। कल हमने इस चैनल पर पटवारी की कट ऑफ से रिलेटेड एक वीडियो डाली थी। जिन भी साथी ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार अपने आंसर की सबने मैच कर ही ली होगी। एक बार आप आपके मार्क्स उस वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, जिससे आइडिया लग जाए कि कितने मार्क्स के आपके आ रहे हैं। ठीक है कि नहीं, और वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा और अभी अपने मार्क्स से कट ऑफ से अपना आइडिया लगा लीजिएगा भाई कितनी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर सिलेक्शन हो रहा है जब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा हो तो आप कोई भी आगे की जो तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से करिएगा, जिससे किसी न किसी वैकेंसी में आपकी नौकरी लग सके। ठीक है, फिर मिलते हैं अपन नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।